टॉपिक बताएंगे, जिसमें से पहला है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा में होता क्या है, इसमें 4 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाया जाता है। कितने बच्चों को पढ़ाई दी जाती है? 4 से 6 वर्ष के बच्चों को। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में होता क्या है, बच्चों को पढ़ने लिखाने और गणित सिखाने के लिए तैयार किया जाता है। और बता दें इसमें कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बालक को प्रत्यक्ष अनुभव दिया जाता है। कैसा अनुभव दिया जाता है? प्रत्यक्ष अनुभव दिया जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव मैंने औपचारिक शिक्षा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा में होता क्या है कि बालक को रोजाना डेली, जैसे स्कूल में रोजाना जाते हैं, उनके छमाही तिमाही पेपर होता है, उसमें मार्कशीट तैयार किया जाता है, तो ये प्रत्यक्ष पढ़ाई हुई। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव दिए जाते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें गणित, अंग्रेजी, ये सब सिखाया जाता है। और दूसरा हम बता दें गोखले बिल के बारे में। गोखले बिल का पूरा नाम था भारतीय कृष्ण गोखले बिल। इनका जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1915 ईस्वी में। यह थे भारतीय राष्ट्र गुरु थे। ये स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, समाज सुधारक एवं विचारक थे। और गोखले बिल के जो गुरु का नाम था, उनका गुरु का नाम था गोविंद रनाडे। गोविंद रनाडे जी के शिष्य थे। और गोखले बिल ने क्या किया था, ये राजनीतिक गुरु थे। और ये किनके गुरु थे? मोहम्मद जीना और महात्मा गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और इनका नेक सपना था स्वेटर्स ऑफ इंडिया एकेडमी की स्थापना करना। स्वेटर्स ऑफ इंडिया एकेडमी की स्थापना करना इनका नेक सपना था, इन्होंने उसकी स्थापना की और अपने सपने को पूरा किया। और इनका एक और सपना था कि यह 100 समाज का क्या सुधार लेंगे, तो उन्होंने 100 समाज का अभियान भी चलाया। और 100 समाज का अभियान चलाने के बारे में इनके एक और विशेषता थी, अद्वितीय मामले की वित्त समझ में, अद्वितीय मामले की वित्त समझ पर अधिकारपूर्ण बहस करने की क्षमता के लिए इन्हें भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता था। तो ये हुआ गोखले बिल के बारे में। गोखले बिल के बारे में हमने बताया 1866 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1915 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके गुरु का नाम था महादेव गोविंद रनाडे। और यह राष्ट्र गुरु थे, समाजसेवी थे, विचारक थे, समाज सुधारक थे। और यह मोहम्मद जीना और महात्मा गांधी जी क्या थे? गुरु थे। और इन्होंने 100 समाज का क्या किया? अभियान भी चलाया। और इन्हें अद्वितीय मामले के वित्त समझ में अधिकार को बहस करने के लिए इन्हें भारत का ग्लेड स्टोन भी कहा जाता था। और इनकी एक विशेषता ये भी थी कि 1889 ईस्वी में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। 1889 ईस्वी में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। और ये धीरे धीरे बाद में कांग्रेस जो पार्टी थी उसके वरिष्ठ भी हो गए। और वरिष्ठ के बाद बता दो तीसरा वैदिक काल की शिक्षा। तो वैदिक काल की जो शिक्षा थी, इस शिक्षा का जो अभिप्राय क्या था, जैसे इस शिक्षा में जो गतिविधियाँ थी, इसमें पंडित जो है उनके 8 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। और जो राजपूत है उनको 10 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई दी जाती थी। और जो वैश्य के बच्चे थे उनको 12 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई दी जाती थी। ऐसा कार्यक्रम था इसमें शिक्षा का ना, जिसे पंडित के बच्चों को 8 वर्ष, 10 वर्ष राजपूत के और 12 वर्ष वैश्य के। और ये वैदिक काल में जो छात्र थे, इनका जीवन यापन जो होता था भिक्षाटन द्वारा होता था। आप देखे होंगे घर घर जाकर वो अपने कुटिया में पढ़ते थे और जीवन यापन भिक्षाटन द्वारा करते थे। कहीं जा जाकर मांग कर अपना ऋण चुकाते थे। और इनका क्या होता था, जैसे आप लोग एडमिशन आप कराते हैं तो पैसे देकर कराते थे, इनका पहले दाखिला लेने से पहले उपनयन संस्कार होता था। और इनको कई नियमों और संस्कारों से गुजरना पड़ता था। और इनका सबसे बढ़िया क्या लगता था, ये वैदिक काल के बच्चों का शांत दिमाग के थे, इनका व्यवहार बढ़िया था, बुद्धि कौशलता बढ़िया थी। और इनका सबसे बढ़िया चीज़ लगता था ना, जो कितना भी बड़ा मुश्किल आ जाए, कितना भी बड़ा माने संकट आ जाए, या उसका समस्या बहुत शांति से निकाल देते हैं। और इसमें 2 गलती मैंने दोषपूर्ण पाठ्यक्रम का मैंने ये होता था कि अनुशासन बहुत ही सख्त था, अनुशासन सख्त था। और जो शिक्षा थी वो बहुत ही कठोर होती थी। और वैदिक काल में हमने बताया कि इसे दूसरे नाम से प्राचीन काल की शिक्षा भी कहते हैं।
और वैदिक काल में जो होता था शिक्षा, उसकी जो प्रतिलिपि भाषा थी संस्कृत थी। संस्कृत इसकी प्रतिलिपि भाषा थी। आजकल बहुत से बुक आ गए, अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, यानी हर एक राज्य का हर एक अलग किताब अपनी भाषा में छप रही है। लेकिन पहले का ये कोड था संस्कृत में छपती थी और प्राचीन। और जब वैदिक काल था तो भारत जो है हमारा देश, उसे आर्यावर्त नाम से जाना जाता था। जो हमारा देश है भारत, उसे वैदिक काल में आर्यावर्त नाम से जाना जाता था। उस समय के देखिए हरदम हमारे, अब तो आ गए हैं प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, अभी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो उस समय वहाँ के, उस समय वैदिक काल में राजा घोषित होते थे। तो उस समय वैदिक काल के राजा जो थे आर्यावर्त, यानी हमारे भारत देश के राजा गोमती थे। गोमती उस समय के राजा थे। और यह दूर दूर, मैंने घर पर ज़्यादा लड़के रहकर नहीं पढ़ते थे, जाकर कुटिया में पढ़ते थे। और कुटिया भी बहुत से खाली वनों में स्थापना होती थी। तो यह हमने आपको वैदिक काल के कुछ कार्यक्रम में बताया। उसके बाद से चौथा हम बता दें प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन, तो प्रतिभा पलायन, पलायन माने क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। माने हरदम आप मान लीजिए एक राज्य में कहीं अपना धंधा स्टार्ट किए, वहाँ बंद हो गया, दूसरे राज्य में गए, वहाँ बंद हो गया, तीसरे राज्य में गए, तो वही एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाना ही प्रतिभा पलायन कहलाता है। इसकी साधारण परिभाषा देते हुए हम बता दें कि पेशवरों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना ही प्रतिभा पलायन कहलाता है। पेशवरों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासान करना। प्रवासान मैंने अभी बताया कि यहाँ धंधा बंद हुआ, दूसरे में गए, तो पेशवरों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना ही प्रतिभा पलायन कहलाता है। और प्रतिभा पलायन के 4 कारण होते हैं। मान लीजिए प्रतिभा पलायन के तो बहुत से कारण होते हैं, मैंने हम एक देश से दूसरे देश में गए, ये तो बहुत से कारण होंगे, लेकिन इसके मुख्य 4 कारण हैं। एक पहला है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बने, कभी किसी के साथ, किसी कंपनी के, विदेशी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना स्थगित कर दिया। मैंने अभी अमेरिका में उनकी कंपनी, अब उसके बाद कनाडा स्थगित कर दी, तो सारे वर्कर को अपना बुलाए कि तो अंतर्राष्ट्रीय की वजह से हम जा सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य। दूसरा हो गया जबरन। जबरन जाना माने आप किसी के हित में है, किसी से कर्जा लिए है, किसी कंपनी को, तो आपको बुलाएगी दूसरे देश में, आपको कहीं बुलाएगी तो आपको जाना है, तो दूसरा है जबरन। तीसरा आ गया श्रमिक। श्रमिक माने एक किसान, एक श्रमिक, एक मजदूर, आपको पेट पालने के लिए कहीं से भी पैसा चाहिए, तो श्रमिक रूप से आप कहीं भी काम होगा आप जाएंगे। अभी हमारा 370 रोड बना था, क्षेत्र में जो हटा था वो रोड बना था, तो बहुत देश से लोग आए थे बनाने के लिए, तो श्रमिक के रूप में। और चौथा हो गया शौक। अगर शौक रहेगा तो भी देश विदेश में जाएंगे, शौक नहीं रहेगा तो वहीं रहेंगे। शौक से भी हम अपना प्रतिभा पलायन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको बता देते हैं प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा माने शिक्षा काल के प्रारंभिक काल को, जैसे इसमें पढ़ते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चे। कितने वर्ष के बच्चे? 6 से 14 वर्ष के बच्चे। इसमें शिक्षा जो ग्रहण करते हैं यही शिक्षा की नींव होती है। यहाँ अगर आपने शिक्षा का नींव मजबूत किया तो यहाँ से आपकी क्या होती गई, आपका ये जो नींव होता गया वो मजबूत होता गया। प्राथमिक शिक्षा मैंने शिक्षा काल के प्रारंभिक काल को कहते हैं प्राथमिक शिक्षा। और इसमें होता क्या है? इसमें होता है एक मानवीय मूल का ज्ञान प्रदान करना। पहला कार्य इसमें होता है मानवीय मूल का ज्ञान प्रदान करना, यानी बेसिक ज्ञान प्रदान करना। कोई चीज़ है तो पहले उसकी बेसिक चीज़ जानेंगे, उसके बाद उसके बीच विश्लेषण करेंगे। और दूसरा हो गया मानवीय मूल के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में होता क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अपना अपना तकनीकी अपना साझा करके दूसरे को देना। अच्छा लगे तो देश के हित में आएगी, नहीं लगेगा तो और लोग सोचेंगे। तीसरा आ गया योग्यता का विकास। योग्यता का विकास माने दिन पे दिन आपकी जो योग्यताएं हुई वो बढ़ती गई, माने योग्यता आपका क्या हुआ? विकास होता गया। तीसरा इसमें हो गया योग्यता का विकास। और चौथा आ गया एकीकरण का विकास। एकीकरण के विकास में क्या होता गया?
एकता एकता रहेगी तभी विकास संभव। आपके घर में मान लीजिए 10 लोग 12 लोग 14 लोग हैं, तो एकता नहीं है तो वो परिवार जो गति होगी उसके बढ़ने की वो आपकी धीरे हो जाएगी। अगर एकता रहेगा तो आप माने सब समेलू रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, तो आपकी क्या होगी, जो गाड़ी मान लीजिए गाड़ी कोई खराब है तो धीरे धीरे गति से चलेगी और जो ठीक रहेगी उससे कम अपेक्षा ज़्यादा चलेगी। वही हो गया एकीकरण का विकास। तो प्राथमिक शिक्षा शिक्षा काल के प्रारंभिक वर्ष को कहा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिया गया। इसमें बच्चों को क्या दिया गया, मानवीय मूल का ज्ञान प्रदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, योग्यता का विकास और एकीकरण का विकास। अब आ गया इसमें से एकीकरण के विकास में से आपका आ गया इसका दुष्पूर्व क्या था, प्राथमिक शिक्षा का दुष्पूर्व क्या था। तो पहला आपका प्राथमिक शिक्षा का दुष्पूर्व था कि यह हमारे परिवार की तिरस्कृत संस्कार रही है, और तिरस्कृत संस्कार माने यह हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई है। माने हम इस स्कूल में पढ़े हैं तो वो उस स्कूल में पढ़ेगी। और इसका दूसरा बता दें, इसका पाठ्यक्रम जो होगा वो दोषपूर्व रहेगा। पाठ्यक्रम जो रहेगा वो दोषपूर्व रहेगा, माने इसका क्या होगा, समय सीमा पे आपका पाठ्यक्रम खत्म नहीं होगा, हरदम नहीं होगा। और तीसरा बता दें कि रुपये पैसों के मामले में जो प्राथमिक शिक्षा थी अब तो कहीं बेहतर हो गई है। रुपये पैसों के मामले में जो प्राथमिक शिक्षा है वो हमें सौतेली बेटी की तरह व्यवहार करती थी पहले। माने पैसा समय पे बच्चों को नहीं मिल पाता था प्राथमिक शिक्षा में पढ़ने के लिए। अब तो कहीं ज़्यादा ठीक हो गई है, दिन पे दिन इसकी जो व्यवस्था है वो बढ़िया होती गई है। तो हम बता दें प्राथमिक शिक्षा के दुष्पूर्व में पहला था यह हमारे परिवार की जिसकी संस्कार रही है, माने जब जिसमें हम पढ़े हमारा बच्चा उसी में पढ़ेगा। दूसरा बात बता दें पाठ्यक्रम दुष्पूर्व था, यानी समय पर इसका पाठ्यक्रम खत्म नहीं होता था। और तीसरा बता दें कि यह हमारे रुपये पैसों के मामले में सौतेली बेटी की तरह व्यवहार करता था। अब बता दें शिक्षा का प्रयोग हंटर द्वारा, हंटर ने शिक्षा पर बड़ी मतगणना की। हंटर के द्वारा शिक्षा, छठवां चीज है हंटर के द्वारा शिक्षा प्रयोग, हंटर के द्वारा शिक्षा प्रयोग, शिक्षा प्रयोग। तो हंटर ने शिक्षा के प्रयोग में क्या बताया, 1882 ईस्वी में उन्होंने एक चीज बताया। और 1882 ईस्वी में उन्होंने 8 भारतीय सदस्यों की मदद से उन्होंने 4 चीजों पर बड़ा जोर दिया। हंटर के प्रयोग 1882 ईस्वी में शिक्षा पर दिया। 8 भारत सदस्यों की सहायता से उन्होंने उस पर नींव रखी। पहला रखा क्या, उचित बुनियादी ढांचा, उचित बुनियादी ढांचा, उचित बुनियादी ढांचा। दूसरा प्राथमिक शिक्षा में सुधार, प्राथमिक शिक्षा सुधार। उसके बाद से तीसरा शिक्षा विश्लेषण, शिक्षा विश्लेषण। चौथा भारत शिक्षा में सुधार, भारत शिक्षा में सुधार। तो ये हमने हंटर के द्वारा बताया। तो 1882 ईस्वी में हंटर ने 8 भारत सदस्यों की मदद से अपनी राय रखी और 4 चीजों पर बड़ा ही हंटर ने जोर दिया। पहला बता दे उचित बुनियादी ढांचा, हमारे शिक्षा का बुनियादी ढांचा, बेसिक चीज मजबूत करना। प्राथमिक शिक्षा में सुधार। पहले जगह जगह स्कूल नहीं हुआ करते थे, प्राथमिक शिक्षा जगह प्राय हुआ करते थे, हर एक गाँव में हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि हर एक स्कूलों के बजाय हम प्राथमिक शिक्षा में क्यों ना सुधार करें। और उसके बाद से शिक्षा का विश्लेषण, आपका उचित बुनियादी ढांचा अगर ठीक हो गया तो शिक्षा में विश्लेषण करना आपका प्राय बनता है कार्य। तो शिक्षा में विश्लेषण में हर एक चीज जो भी टॉपिक है उसके अंतर्गत जाकर उसको बढ़िया से सुझाव देना, पढ़ाना। उसके बाद भारतीय शिक्षा में सुधार, अगर जगह जगह प्राथमिक शिक्षा में सुधार हुआ तो बाद में भारतीय शिक्षा में हर एक जगह सुधार होगा। अब 6वां चीज के बाद और 7वां बता दें भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। 7वां बता दें भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग क्या था, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग क्या था, ये आपका है 7वां
टॉपिक। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग यह केंद्र सरकार का आयोग है, यह केंद्र सरकार का आयोग है। और केंद्र सरकार के आयोग में इन्होंने क्या बताया था, जिससे विश्वविद्यालय के मान्यताओं की प्राप्ति होती है उसे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं। ये किसका आयोग था? केंद्र सरकार का आयोग था, केंद्र सरकार का आयोग था। और केंद्र सरकार के आयोग के बाद से हम बता दें इसमें क्या थी, यह क्या करती थी, तो जितने भी भारत में विद्यालय थे, महाविद्यालय जितने भी थे उसका मान्यता प्राप्त कराना था। इनका बेसिक उद्देश्य क्या था? इनका बेसिक उद्देश्य एक ही था, क्या था? भारतीय शिक्षा में सुधार की सिफारिश। भारतीय शिक्षा में सुधार की सिफारिश। सुधार की सिफारिश होती क्या है हम बता दें, तो हमने 7वां टॉपिक बताया भारतीय विश्वविद्यालय। इसके 2 कार्य थे। यह पहला था कि केंद्र सरकार का एक गठित आयोग था, और दूसरा बता दें भारतीय महाविद्यालय जितने भी थे देश में उसकी मान्यता को प्राप्त कराती थी। और इसका एक ही मैंने क्या थी सपना, चाहे एक ही इनका एक ढांचा था, बुनियादी ढांचा। भारतीय शिक्षा में ये सदैव तत्पर थे कि जितनी भी गलतियाँ त्रुटि हो उसको खत्म कर दिए, उनके सुधार में सिफारिश कर दे। उसके बाद से अब बता दें पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो गया, प्राथमिक शिक्षा हो गया। अब बता दें माध्यमिक शिक्षा। तो 8वां है आपका माध्यमिक शिक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा में इसकी नींव किसने रखी? इसकी नींव किसने रखी? इसकी नींव रखी मुदालियर आयोग ने। पूछेगा कि माध्यमिक शिक्षा की नींव किसने रखी, तो मुदालियर आयोग ने इसकी शिक्षा की नींव रखी। और इसकी शिक्षा की नींव 1852 ईस्वी में लक्ष्मण स्वामी जी ने किया था। लक्ष्मण स्वामी जी ने किया था। माध्यमिक शिक्षा की खोज मुदालियर आयोग के द्वारा हुई, 1852 ईस्वी में हुई। और लक्ष्मण स्वामी जी ने इसकी गठना के जो गठित आयोग थी उसके अध्यक्ष रहे। जब यह शिक्षा का क्या हुआ गठन हुआ तब उसके अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी थे। और इसकी खोज की ईस्वी जो थी 1852 ईस्वी में थी। और इसमें क्या होता था, बच्चों को अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन, विदेशी भाषा के समान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यह करते थे। 1852 ईस्वी में इन्होंने एक सपना था कि बच्चों को जो गणित, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, विदेशी भाषा की समान आवश्यकताओं की पूर्ति हम माध्यमिक शिक्षा के द्वारा करेंगे। इसमें होता क्या गया, इसकी क्या हुई, इसका दुष्पूर्व क्या था, छात्र अनुशासनहीनता करते थे। पहला क्या था, छात्र जो थे अनुशासनहीनता थे, माने इनके पास उतने व्यापक रूप से अनुशासन नहीं था, यह अनुशासनहीनता थे, अनुशासन में नहीं रहते थे। दूसरा थे कम सुझाव, अगर आपको टीचर उठा के पूछ दिया कुछ, इनके पास सुझाव पूरी तरह से व्यापक नहीं थे, ये बड़ा कम सुझाव देते थे। लेकिन इसमें एक बढ़िया चीज जो था, शिक्षा का निम्न स्तर था। शिक्षा का निम्न स्तर था। निम्न स्तर निम्न स्तर का मतलब इसमें क्या होता था, अगर कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो यह अपना ध्यान लगाकर केंद्रित रूप से सुनते थे। ये इनका इस माध्यमिक शिक्षा में इनका गुण बढ़िया था। और चौथा करता है गुणों में गिरावट। गुणों में गिरावट, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा माध्यमिक शिक्षा में गुणों में जो वो धीरे धीरे गिरावट आने लगी। मैंने शिक्षा में क्या हुआ, कुछ त्रुटियां आने लगी, गुणों में गिरावट आने लगी। और इस माध्यमिक शिक्षा के बाद से हम बताएं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रशिक्षण में कौन सी समस्याएं आई, कौन सी समस्याएं आई। नौवा क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रशिक्षण में समस्याएं क्या थी। तो पहला तो यही समस्या था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रशिक्षण में समस्याएं थी कि बच्चे जो थे उनको
केंद्रित करने में कठिनाई होती थी। एक स्थान पे बैठना उनके लिए माने लगता था कि कितना बड़ा काम है। पहले के बच्चे आप कितना भी पढ़ाओ बैठ कर भैया पढ़ता, तो बेंच उंच आ चुका है, तो पूर्व प्राचीन से केंद्रित करने उनके लिए कठिन होता था। और केंद्रित करने के बाद दूसरा बता दें कि जो भी कुछ पढ़ते थे उस पर रटते नहीं थे। मैंने कुछ कोई आपको कार्य दिया गया, आप उसका अध्ययन करेंगे दोबारा, तो वो आपकी क्या होगी, वो आपका एक तरफ से वो टॉपिक आपका पूरी तरह से तैयार हो गया। लेकिन इसमें क्या होता था, तो समस्याएं हमने आपको पीछे छोड़े, तो समस्याएं दो थी। एक ध्यान केंद्रित करने पर समस्याएं थी और एक घर जाकर उसको दोबारा नहीं पढ़ते थे। तो ये था। आगे शिक्षा शास्त्र और राजनीति शास्त्र के हम बस एक चीज को बताएंगे जो आपके टॉपिकल वाइज है। मैंने राजनीतिक शास्त्र के वो व्यापक जानकारी है, उसका बेसिक चीज है। तो राजनीति शास्त्र बता दें, राजनीति शास्त्र हिंदी और अंग्रेजी के पॉलिटिक्स शब्द का रूपांतरण है। पॉलिटिक्स शब्द का रूपांतरण है राजनीति शास्त्र। हिंदी और अंग्रेजी के पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी का रूपांतरण है, अंग्रेजी का भी रूपांतरण है। और बता दें इस शब्द की उत्पत्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों को है। इस शब्द की उत्पत्ति का अधिकार हिंदी और अंग्रेजी दोनों को है। और पॉलिटिक्स जो है वो लैटिन भाषा के पॉलिटिकस से बना है, पॉलिटिकस से बना है। और पॉलिटिकस जो है वो ग्रीक भाषा के पोलिस से बना है। और पॉलिटिकस से ही आज कालांतर में पॉलिटिक्स का निर्माण हुआ है। और बहुत से निशब्दों की उत्पत्ति एवं वैज्ञानिकों की उत्पत्ति के बाद पता चला कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो राज्य के बारे में अध्ययन कराती है। तो ये मैंने बेसिक चीज़ का पॉलिटिकल साइंस के रूप में क्या बताया है कि यह पॉलिटिक्स के हिंदी और अंग्रेजी के रूपांतरण है जो लैटिन के पॉलिटिकस से बना है और ग्रीक पॉलिस से लैटिन का पॉलिटिकस बना है। उसके बाद पॉलिटिकस से आज कालांतर में पॉलिटिक्स है। और बहुत से वैज्ञानिक और शब्दों की उत्पत्ति के बाद हमने बताया कि राज्य के बारे में अध्ययन करना ही क्या राजनीति विज्ञान कहलाता है। और राजनीति शास्त्र के कई विद्वानों और लेखकों का यह भी कहना है कि राजनीति जो शास्त्र है वो एक तरह का विज्ञान भी है। मैंने बहुत से लेखकों और विद्वानों से कहना है कि राजनीति शास्त्र एक तरह का विज्ञान भी है। और परंतु वे सभी इस बात से सहमत है कि यह प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण नहीं है, अपितु अपूर्ण विज्ञान है, क्योंकि इसमें विज्ञान की तरह विशुद्ध लक्षण पाए नहीं जाते। हमने क्या कहा, राजनीति शास्त्र के बहुत से लेखकों और विद्वानों का कहना है कि राजनीति शास्त्र एक तरह का विज्ञान भी है। और वे सभी इस बात से सहमत हैं कि वे प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण नहीं है, अपितु अपूर्ण विज्ञान है, क्योंकि उसमें विज्ञान के तरह विशुद्ध लक्षण नहीं पाए जाते हैं। और राजनीति शास्त्र के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने परिभाषा दिया, जिसमें से हम 3-4 बता देते हैं। गार्नर ने बताया था कि राजनीति शास्त्र क्या करता है, राज्य का अंत है और आरंभ है। गार्नर ने बताया था कि राजनीति शास्त्र राज्य के साथ आरंभ होता है और राज्य का साथ अंत होता है। उन्होंने इसकी परिभाषा देते हुए कहा था। और दूसरा बता दें, लिकाक के द्वारा, लिकाक ने क्या कहा था राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा देते हुए, उन्होंने बताया था कि राजनीतिक शास्त्र राज्य की आधारशिला आधारभूत विशेषता है। तीसरा बता दें, सीले ने क्या कहा था कि राजनीतिक शास्त्र केवल राज्य के बारे में अध्ययन कराता है। चौथा बता दें, गिलक्राइस्ट के द्वारा इन्होंने बताया था कि राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन कराता है। क्या क्या बताया, गार्नर ने बताया था कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ आरंभ और अंत होता है। लिकाक ने बताया था कि राजनीतिक शास्त्र क्या राज्य की आधारशिला एवं आधारभूत विशेषताएं है। सीले ने बताया था कि राजनीतिक शास्त्र
राज्य के बारे में अध्ययन करता है। जो क्राइस्ट ने बताया था कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। ये था राजनीति शास्त्र का बेसिक चीज। और पिछले में हमने बताया शिक्षा शास्त्र का और राजनीतिक शास्त्र के बारे में कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको कल